आज हम लोग पृष्ठ रसायन पाठ में उत्प्रेरकों के अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरकों की क्या विशेषताएं हैं, अभिलक्षण क्या हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्प्रेरक की मात्रा उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्प्रेरक का हम प्रयोग कर रहे हैं तो जितना उत्प्रेरक हम अभिक्रिया के प्रारंभ में लिए रहेंगे, अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो उतना ही उत्प्रेरक का शेष बचेगा। उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक संगठन का मतलब जैसे मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम आयरन का प्रयोग कर रहे हैं तो लास्ट में हमको आयरन ही मिलेगा। आयरन के रासायनिक संगठन मतलब आयरन ऑक्साइड या आयरन सल्फाइड या इस प्रकार में किसी प्रकार में वो परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आयरन आयरन के रूप में ही रहेगा। दूसरा है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। मतलब कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए बहुत अधिक उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, बहुत थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है। तीसरा है उत्प्रेरक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है तो आयरन वहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर हम आयरन नहीं भी मिलाएंगे तो अभिक्रिया होगी लेकिन धीमी गति से होगी। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करता उत्प्रेरक, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सामान्य ताप पर परस्पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु अगर प्लेटिनम की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लेटिनम अगर नहीं रहेगा तो यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। ये कुछ अपवाद हैं जो यहाँ पर उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ करता है। चौथा है साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि साम्यावस्था का मतलब कि जब अग्र क्रिया का वेग पश्च क्रिया का वेग अगर बराबर है तो उसको हम ऐसी अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। तो अगर कोई उत्क्रमणीय क्रिया साम्यावस्था में है तो उत्प्रेरक मिला देने पर ऐसा नहीं है कि अग्र क्रिया की गति तेज हो जाएगी या पश्च क्रिया की गति तेज हो जाएगी। मतलब अगर अग्र क्रिया की गति तेज होगी तो पश्च क्रिया की गति तेज होगी। मतलब एक ही तरफ क्रिया का वेग जो है परिवर्तित नहीं होगा, दोनों तरफ क्रियाएं जो हैं वो समान दर से जो है बढ़ेंगी या घटेंगी। तो इसलिए कहा गया साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवां, उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है, अर्थात एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता। जैसे कोई रासायनिक जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है तो आयरन यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऐसा नहीं कि आयरन सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, अर्थात उत्प्रेरक की क्रिया विधि जो है विशिष्ट होती है। फिर एक अगला टॉपिक है आपका उत्प्रेरक वर्धक, कैटलिटिक प्रोमोटर्स। तो ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है तो आयरन तो उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन अगर मॉलिब्डेनम अगर बढ़ा दिया जाए, मॉलिब्डेनम इसमें मिला दिया जाए तो मॉलिब्डेनम क्या करता है, उत्प्रेरक मतलब आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। तो जब आयरन की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी तब क्रिया का वेग और भी बढ़ जाएगा। तो ये जो मॉलिब्डेनम है वह उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा और आयरन यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अगला है आपका उत्प्रेरक विष, कैटलिटिक पॉइजन्स। तो ठीक उसी का उल्टा है, जैसे उत्प्रेरक वर्धक था उसी का उल्टा है आपका उत्प्रेरक विष। मतलब ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देते हैं उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगर इसमें आर्सेनियस ऑक्साइड मिला दिया जाए या प्लेटिनम आर्सेनियस ऑक्साइड आर्सेनिक ऑक्साइड के संपर्क में आए तो आर्सेनिक ऑक्साइड क्या करेगा, प्लेटिनम की क्रियाशीलता को कम कर देगा या नष्ट कर देगा। तो हम कहेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड क्या है, ये उत्प्रेरक विष है और प्लेटिनम यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब उत्प्रेरक का अनुप्रयोग क्या है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में उत्प्रेरक कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है उसके कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिएगा, फाइबर प्रक्रम से अमोनिया निर्माण,
जिसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है आयरन मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में। ये अमोनिया बनाने की औद्योगिक विधि है जिसको हम हैबर विधि कहते हैं। तो हैबर विधि में देखिए यहाँ पर आयरन का प्रयोग किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया के निर्माण में जो है आयरन का प्रयोग, यहाँ पर उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है डीकन विधि से क्लोरीन बनाने में। देखिएगा क्यूप्रिक क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड कह सकते हैं, यहाँ पर कॉपर की संयुक्त तत्व है इसलिए क्यूप्रिक क्लोराइड कह सकते हैं इसको। तो क्यूप्रिक क्लोराइड यहाँ पर उत्प्रेरक है। 450 डिग्री सेल्सियस पर जब हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन के मिश्रण को इस पर प्रवाहित किया जाता है तो जल और क्लोरीन प्राप्त होता है। यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तीसरा है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में। वनस्पति घी जानते होंगे, जैसे डालडा है, झूला छाप आता है वनस्पति घी। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में वनस्पति तेल में जब निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वनस्पति तेल जो है वो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है। और जल गैस व हाइड्रोजन से मेथिल अल्कोहल के निर्माण में। जल गैस क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम जल गैस कहते हैं। अब जल गैस लेकर उसमें हाइड्रोजन मिला करके अगर हम जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में तथा क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, इसकी उपस्थिति में जब हम जल गैस और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसको मेथेनॉल भी बोलते हैं, CH3 हो जाए। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड ये दोनों मिश्रण जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। इसी प्रकार से ऑस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में। तो ऑस्टवाल्ड विधि में क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम के ऊपर अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को जब प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए देखिए प्लेटिनम का उपयोग यहाँ पर किया गया जो उत्प्रेरक का कार्य करता है। फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम उत्प्रेरक के कुछ औद्योगिक उपयोग का उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला आपका है सक्रिय केंद्र, जिसको कहते हैं एक्टिव सेंटर्स। तो सक्रिय केंद्र जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक का हम प्रयोग करते हैं तो जो उत्प्रेरक का सतह है जिसके ऊपर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक के सतह पर उत्प्रेरण क्षमता एक समान नहीं होता। मतलब उत्प्रेरक के जो पृष्ठ सतह है सभी स्थानों पर एक समान से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कुछ केंद्रों पर उत्प्रेरण क्षमता अधिक होता है, मतलब कुछ स्थानों पर जो है ये अभिक्रिया की गति जो है तेज होती है। इन केंद्रों को सक्रिय केंद्र कहते हैं। अब इस सक्रिय केंद्र मतलब किन स्थानों पर उत्प्रेरक के सतह के किन स्थानों पर ये सक्रिय केंद्र होते हैं जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया गति तेज होती है। तो ये सक्रिय केंद्र कहाँ होंगे? देखिए ये सक्रिय केंद्र ठोस उत्प्रेरक के कोनों, जैसे कोई ठोस उत्प्रेरक है उसके कोनों पर ये सक्रिय केंद्र होते हैं। उठाव जहाँ पर पीक है उठाव पर होता है। गड्ढों जहाँ पर गड्ढे हैं वहाँ पर ये जो सक्रिय केंद्र उपस्थित होते हैं और इन स्थानों पर मतलब कोनों पर, उठाव पर और गड्ढों में ये जो है सक्रिय केंद्र होते हैं और उन स्थानों पर रासायनिक अभिक्रिया की गति तेज होती है। इन स्थानों पर क्यों होती है? क्योंकि कोनों पर, उठाव पर और गड्ढों पर इन पर मुक्त संयोजकताएँ फ्री वैलेंसीज अधिक होती हैं और मुक्त संयोजकताओं की संख्या अधिक होने के कारण उन स्थानों पर अभिकारक के जो अणु हैं वो उन स्थानों पर अधिक अधिशोषित होते हैं, अर्थात उन स्थानों पर अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये है आपका सक्रिय केंद्र। तो इस प्रकार से वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।